वेलकम टू जी सेंट्रिक। और जी सेंट्रिक पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा मैं आपको समराइज करूंगा, फिर इसको कैसे जनरेट करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या लिंक रहने वाला है बेस थ्योरम से, जो कि सबसे फाउंडेशनल थ्योरम है या सबसे पहली थ्योरम हम बोल सकते हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की, राइट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब यहां से थ्योरी शुरू हो रही है। अभी तक तो हम बहुत छोटा मोटा काम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी में, असली पढ़ाई जो है वो बेस थ्योरम से शुरू होती है। तो इसको बहुत डिटेलिंग करूंगा मैं, डिफरेंट तरीके की अप्रोच बताऊंगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन कराऊंगा, मल्टीपल सिलेक्ट कराऊंगा, इस तरह के डायग्राम्स बताऊंगा जिससे कि आपके 12th के इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स में हो जाएंगे। आप चाहो तो सो के उठे और भाई बेस थ्योरम का क्वेश्चन दिया गया तब भी कर लोगे आप। तो मैं सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखते हैं यहां, या तो इसको हम बोले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या इसी का नाम हम ये भी दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी कि कोई बार बार आ रहा है कोई चीज तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है क्या आखिर, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। कंडीशनल का मतलब हो गया कि गिवन कोई कंडीशन दी होगी उस पे बेस पे हम क्या निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या है, गिवन कंडीशन, ये ध्यान रखना है। क्लियर है इतना बात, गिवन कंडीशन दी रहेगी, राइट। तो एक बार डायग्राम से समझते हैं, रटेंगे नहीं कि डायरेक्ट आप लोगों ने ये फार्मूला लिख दिया, ये नहीं। ये कहां से आएगा एक बार मैं बता चुका हूं, उसी को हम 2 इवेंट्स के लिए मॉडिफाइड करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं बहुत ध्यान से समझें यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या नहीं बताना चाह रहा हूं, यहां ध्यान से समझें, यहां समझते हैं, राइट। देखिए यहां पे एक ये बॉक्स है, राइट, क्लियर है। इसका फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है। इस फिजिक्स में इसको बोलते हैं हम लोग, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, ब्राउनियन मोशन, राइट, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन क्या कहता है यहां समझिए, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ब्राउनियन मोशन का सिंपल सीधा मतलब है कि प्रेजेंट पे जहां पार्टिकल है वही तय करेगा कि फ्यूचर में उसको कहां जाना है, राइट, ना कि पास्ट पे, राइट, क्लियर है इतना बात। तो ब्राउनियन मोशन इज कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अ रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, इज राइट, क्लियर है इतना बात। तो चलिए अब यहां पे बॉल के सेटलमेंट्स करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। और 2 ब्लू बॉल है, राइट, क्लियर है, क्लियर है इतना बात। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या ये हमारी स्टेज 1 है, अभी स्टेज फर्स्ट, और इसी को हम ले सकते हैं अभी प्रेजेंट स्टेज, राइट, या इसी को ले सकते हैं हम सैंपल स्पेस S1। अभी S1 के पास इतने आइटम्स हैं, राइट। और ये केस किसका ले रहे हैं हम, विदाउट, पहले थ्योरी जब तक हम नहीं समझ लेंगे पूरी तब तक हम क्वेश्चन पे जंप नहीं करेंगे। और क्वेश्चन इसमें बहुत कराने हैं मुझे, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास स्टेज पे 3 रेड बॉल हैं, 2 व्हाइट बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं। और ये एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये स्टेज 1 है और इसी का नाम दिया मैंने प्रेजेंट स्टेट, राइट, क्लियर है इतना बात। दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंट स्टेट। अब देखो क्वेश्चन एक लेते हैं हम, क्या, प्रोबेबिलिटी टू रेड बॉल्स आर ड्रॉन at a random one at a time, राइट, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए तो 2 रेड बॉल्स निकालनी है, राइट।
क्लियर है? तो पहली रेड बॉल निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? क्लियर है? द फर्स्ट रेड बॉल देखो, फर्स्ट रेड बॉल, फर्स्ट रेड बॉल निकाला। तो फर्स्ट रेड बॉल जो बेटा निकालेंगे वो प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से ही निकाला जाएगा, राइट? क्लियर है इतना बात? तो फर्स्ट रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज माई फेवरेबल एंड होल इज टोटल, राइट? टोटल जितने बिन में बॉल्स पड़ी हैं, तो क्या मिला? प्रोबेबिलिटी रेड 1 बराबर 3/7। जाने अनजाने में हम कर चुके हैं इस चीज को, 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3/7 किसके अकॉर्डिंग आई है? ये प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, और नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या बता रहा है वहां देखिए। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है? अब यहां पे हमारे पास 2 बॉलें बची हैं, इस 2 बॉल्स, राइट? क्लियर? और व्हाइट हमारे पास कितनी बॉल हैं? व्हाइट भी हमारे पास 2 बची हैं। और ब्लू भी हमारे पास कितनी बची हैं? 2 बची हैं। क्लियर है? और ये अब हमारा सैंपल स्पेस कौन सा हो गया? S2। ये पहला सैंपल स्पेस था, अब ये दूसरा सैंपल स्पेस पहुंच गया है। ये स्टेज 1 थी और ये स्टेज 2 हो गई। अब देखो स्टेज 2 के लिए ये वाली स्टेज पास्ट बन गई है। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर आगे की चाहिए तो अब उसके लिए ये प्रेजेंट स्टेट है और ये पास्ट स्टेट है, तो ये स्टेट तय करेगा कि आगे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब ये प्रेजेंट है, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंट स्टेट। तो अब यहां पे निकालते हैं सेकंड रेड बॉल इज ड्रॉन। क्लियर है? तो इस बॉक्स से निकाल के देखते हैं सेकंड रेड बॉल, तो क्या मिलेगा? देखो सेकंड रेड का मतलब है कि पहली रेड हो चुकी है, राइट? तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि R1 इज ऑलरेडी अकर्ड एंड R2 इज अकरिंग। इस क्लियर? तो यहां पे देखो, अब इसको लिखने का मेथड मैं सिखा चुका हूं। क्या होगा? हमने क्या बताया था? देखो यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए जिससे कि समझ में आए। प्रोबेबिलिटी R2 अपॉन R1। तो इसका मतलब क्या हुआ है? देखो अब इसका मतलब समझ लेते हैं। R2/R1 का मतलब क्या होगा यहां समझते हैं। देखो R2 अपॉन R1 मीन्स, R2 अपॉन R1 मीन्स क्या हुआ कि R1 इज ऑलरेडी अकर्ड एंड R2/R1 इज अकरिंग। दिमाग लगाते रहिए बस। R2/R1 इज अकरिंग, राइट? तो इसका मतलब यह हुआ कि PR2/R1 अब क्या होगा? यहां देखो, देखो यहां पे क्या होना चाहिए अब। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी किसके हिसाब से निकालोगे? इसके हिसाब से, ना कि इसके हिसाब से, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर स्टेट एंड दिस इज अ प्रेजेंट स्टेट, इज राइट? तो प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से तय होगा कि आगे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है इतना बात? तो आगे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं भाई, क्या आने वाली है। यहां देखिए, आगे की प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 2/6। 2/6 आ गया हमारे पास 2/6। अब देखो, अब हमें पता चल गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है इतना बात? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर वो पूछता, अगर वो इसी चीज को रिवर्स कर दे, मान लो ये तो ये R2/R1 की वैल्यू हो गई, अगर कोई पूछ दे R1/R2 क्या होगा, तो घबराने की बात नहीं होगी कि आप घबरा रहे हो और सर ने नहीं बताया ऐसा सोच रहे, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R2 इज अकर्ड एंड R1 इज अकरिंग। बस लिखने का स्टाइल है ये मैथ्स में, दिस इज द टर्मिनोलॉजी, मैथ्स इज अ लैंग्वेज, तो घबराने की बात नहीं है। ये आ गया। अब देखो यहां, अब इसका मतलब क्या होगा यहां समझ लेते हैं थोड़ा। चलो देखो यहां पे ध्यान से समझना है, ध्यान से बहुत, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो ये सैंपल स्पेस S1 था, ये सैंपल स्पेस S2 था। अगर इन दोनों सैंपल स्पेस को मर्ज कर दे, दोनों सैंपल स्पेस को मैं क्या कर दूं, मिला दूं, तो दोनों इवेंट अकर हो रही है इफ, अब देखो क्या लिखोगे, इफ टू इवेंट्स आर अकर्ड यूज द इंटरसेक्शन रूल, राइट। कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे हम, इंटरसेक्शन रूल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, बोथ इवेंट्स आर अकर्ड, राइट। जब दोनों इवेंट्स अकर होंगी तो हमेशा हमें क्या लेके चलना है, हमने क्या सिखाया है, देखो प्रोबेबिलिटी RAD1 एंड RAD2 बराबर प्रोबेबिलिटी R1 इंटरसेक्शन R2 बराबर किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, PR1 मल्टीप्लाई बाई PR2 अपॉन R1, बिकॉज बोथ इवेंट्स आर अकरिंग। जब दो इवेंट्स अकर होंगी तो दोनों इवेंट्स का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये आ गया हमारे पास। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम यहां नोट डाउन करते हैं, क्या मिला हमें, प्रोबेबिलिटी R1 इंटरसेक्शन R2 बराबर P ऑफ R1 इंटू P ऑफ R2 अपॉन R1। अब यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन सी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो लास्ट में लिखी है वही है, दिस इज द गिवन कंडीशंस, राइट। यहां देखो दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और यही हमें मेजर करनी है। जैसे मान लो आपके पास आ गया फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, क्लियर है, या V इक्वल IR, अगर ये आ गया, क्लियर है इतना बात। तो यहां क्या होता है, वोल्टेज दिया है, करंट दी है तो रेजिस्टेंस निकल आएगा, रेजिस्टेंस और करंट दिए तो वोल्टेज निकल आएगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तब भी करंट निकल आएगा। अगर हमें करंट और वोल्टेज दिया है तो रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो कुछ भी पूछा जाएगा, दो चीजें गिवन होंगी, इसका मतलब यहां इक्वेशन में तीन एक्सप्रेशन आ रही हैं, हमें मेजरमेंट इसका करना है, राइट। तो अब क्या बना, प्रोबेबिलिटी R2 अपॉन R1 बराबर प्रोबेबिलिटी R1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन P ऑफ R1। यही आ गया हमारे पास। ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये गिवन R1 कंडीशन पे R2 अपॉन R1 निकालना है, तो क्या होना चाहिए, PR1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन PR1। इस क्लियर। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं रिवर्स कर दूं कि PR1 अपॉन R2, इसका मतलब क्या हुआ कि R2 इज ऑलरेडी अकर्ड एंड R1 इज अकरिंग, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तब क्या हो, रिवर्स कर दो, R1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन P ऑफ R2। यही हुआ हमारे पास। एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल probability. This is called a conditional probability या relative probability.
क्लियर है। और इस स्टेटमेंट को अगर हमने कर लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास निकल के आ गया ये चीज। तो अब देखो यहां पे ये चीज आ गई निकल के। इस कंडीशन में भी PR1 इज नॉट इक्वल टू 0 और इस कंडीशन में भी PR2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है इतना बात। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं हुई कि R2 अपॉन R1 बराबर PR1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन PR1, PR1 अपॉन R2 बराबर PR1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन PR2। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट है तो वहां पे कोई कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे एक रूल लिखता हूं मैं आपके लिए, देखो यहां पे मार्क कर देता हूं मैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी applies only dependent events। क्लियर है इतना बात। ये निकल के आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में अप्लाई होती है? डिपेंडेंट इवेंट्स में अप्लाई होती है। क्लियर है इतना बात। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसी रूल को हम ए और बी में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं R2 की प्रोबेबिलिटी को इफ, यहां नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इट्स बेटर। देखो अब यहां इफ R1 को हम नाम दे दें ए और R2 को नाम दे दें बी, तब क्या बनेगा? देखो यहां पे समझो, ये वाले रूल को हम कैसे लिखेंगे समझते हैं कि P A अपॉन बी बराबर P A इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी। एक ये रूल आ गया। दूसरा रूल क्या आएगा देखते हैं। और दूसरा, एक तो ये मिल गया हमें कंडीशनल, और दूसरा रूल क्या मिला? P B बाई A बराबर P A इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ A। ये दो रूल मिल गए हमारे पास। P B जो होगा यहां पे वो नॉट इक्वल 0 होगा और P A जो होगा वो भी नॉट इक्वल 0 होगा। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये जो दोनों कंडीशन आई हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल। इसी को क्या बोलेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर है इतना बात। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है कि हमें अगर R1 इंटरसेक्शन R2 पता चल जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 पता चल जाए तो हम A बाई B भी निकाल सकते हैं और B बाई A भी निकाल सकते हैं। दे ओनली डिपेंडेंट इवेंट्स, दे अप्लाई इन ओनली डिपेंडेंट इवेंट्स। इस क्लियर? तो डिपेंडेंट इवेंट्स में अगर हमें इस्तेमाल करने को बोला जाए तो हमेशा कौन सी प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करोगे? कंडीशन, क्योंकि यहां पे गिवन कंडीशन बी है और यहां गिवन कंडीशन ए है। इस क्लियर और नॉट? तो ये बहुत ही सिंपल चीज थी। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास, उसको देखते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन एक देखते हैं, एग्जांपल। राइट, देखो यहां पे क्या है? रोल अ फेयर डाइस ट्वाइस, रोल अ फेयर डाइस ट्वाइस, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द event that the sum of two rolls, that the sum of two rolls
sum of two roles equals 6, right? Let B be the event, let B be the event that thus, let B be the event that the same number comes up twice, same number comes twice, what is probability A by B? यही तो पूछा है हमें कि roll a fair dice twice, let A be the event that the sum of two rolls equals 6, let B be the event that same number comes up twice, what is the probability P B by A? हमसे बहुत सिंपल चीज पूछी गई है, देखते हैं अब यहां पे कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस स्लाइड्स को, राइट? देखो यहां प्रीवियस स्लाइड्स क्या कहती है, यहां समझो कि अगर हमें गिवन कंडीशन दी हो R2 upon R1, this is the R1 is already occurred and R2 by R1 is occurring, तो then probability is probability R1 intersection R2 upon PR1, probability R2 upon R1, that's a mean probability R1 intersection R2 divide probability R2, और probability R1 is not equal 0 and probability R2 is not equal 0, क्योंकि अगर मान लो R1 और R2 हुए ही नहीं तो हम probability given condition पे नहीं निकाल सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि probability कंडीशनल जो होगी वो एक तरह प्रेजेंट पे डिपेंड करेगी कि आगे फ्यूचर में कहां जाना है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो वहां पे एक आपको आगे मास्टर्स में पढ़ने का मौका मिलेगा, मार्कोव चेन। क्लियर? मेरा मास्टर्स इसी चीज पे ही है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पे। तो मार्कोव चेन में आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी धीरे दर पर सिस्टम बदलती जाती है और हम ये पता कर सकते हैं कि सिस्टम या तो आगे की तरफ जा रहा होगा या पीछे की तरफ जा रहा होगा, मतलब या तो फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। तो आगे जाके जब इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटीज के लिए nth प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक सिंपल इक्वेशन आगे जाके आपको मौका मिलेगा पढ़ने को, जिसको बोलते हैं हम चापमैन-कोलमोगोरोव इक्वेशन। क्लियर? सी के इक्वेशन। तो सी के इक्वेशन ये बता सकता है कि n 100 पे क्या होगा, n 1000 पे क्या होगा, n 2000 पे क्या होगा। अगर 2000 टाइम्स हमने निकाला आगे जाके तो हम क्या करेंगे, 11,000 पे क्या होगा, 20,000 पे क्या होगा। जब हम वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखने को मिलता है। अगर मान लो आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपने देखा होगा, मान लो वहां किसी एरिया में 500 लोग ब्रेड खरीदते हैं, राइट? या 500 लोगों ने मिल्क खरीदा। तो अब 500 लोगों ने अगर मिल्क खरीदा तो हमें यह पता लगाना है उसमें से कितने लोग बटर खरीदेंगे और कितने लोग ब्रेड खरीदेंगे, या कितने लोग ब्रेड लेने वाले हैं या कितने लोग बटर लेने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हम निकाल पाते हैं, गिवन कंडीशन ही दी गई है तभी हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आगे जाके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव कैसे? रिलेटिव इस तरह से कि अगर आपको याद हो कि हम रिलेटिव मोशन पढ़ते थे तो रिलेटिव मोशन तभी पढ़ पाते हैं जब हमें प्रीवियस मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर हमें प्रीवियस मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तब हम नहीं कर सकते हैं। या हम कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो वहां रिलेटिव मार्किंग होती है, तो रिलेटिव मार्किंग किसी ना किसी कंडीशन के बेस्ड पे ही की जाती है।
क्लियर है इतना बात? तो अब यहां पे हमने ये चीजें जान ली हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे जो पूछा गया है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। थोड़ा बेस थ्योरम टफ पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा टूल है, वो हम आपको बताएंगे। तो उसको कैसे करना है यहां समझना है। और ये टूल देने की किसी अननेसेसरी स्टूडेंट जो कि जी सेंट्रिक पे इनरोल्ड भी नहीं है और आप नोट्स बांटने में लगी हैं, तो ये भी मत करें। मैं इसीलिए यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया 8 साल, बहुत ही कम जगह है जहां पे ऑफलाइन कोचिंग रहती है वहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं अपनी चीजें ऐसे किसी भी स्टूडेंट को नहीं दे सकता हूं। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये एजुकेशन दी जा रही है तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि सर बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं या जी सेंट्रिक की टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, तो उस काम को कम से कम नहीं तो प्रेस तो करने की कोशिश करें। आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उसको संभाल के रखें और अच्छे स्टूडेंट तक शेयर करने की जरूर कोशिश करें। समझ में आया ना? हम फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके शेयर ले रहे हैं या लाइक ले रहे हैं या व्यूज ले रहे हैं या अफोर्डेबल प्राइस में आप उसको परचेस कर रहे हो, यही हमारे लिए फीस हो गई। बस क्लियर है इतना बात? इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए हमने बस आपसे नॉमिनल फीस ली है, और आपको भी पता है कि इतना नॉमिनल फीस नहीं लेंगे तो हमारा सिस्टम भी वर्क नहीं करता है। तो सिस्टम को वर्क करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, तो इतना चीजें ध्यान में रखिएगा। क्लियर है इतना बात? तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि 2 डाइस को हमने थ्रो किया है। कितने डाइस है? 2 डाइस। तो 2 डाइस को जब भी हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, एक बार हम देख लेते हैं भाई उसको। देखिए भाई, 2 डाइस को थ्रो करना है हमें, राइट? चलिए देखिए, क्लियर? हमें कितने डाइस को थ्रो करना है? 2 डाइस को। जब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या बनना है देखते हैं एक बार। हमने ये डायग्राम पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ इसी लेक्चर पे जंप करके देखेगा, क्योंकि पेशेंस आजकल बहुत कम है बच्चों में, तो अगर जंप करके देखना चाहे तो भाई ये जंप करके भी देख सकता है। क्लियर है इतना बात? देखिए यहां पे इसको मैं ले लेता हूं, यहां समझो, देखो यहां पे बिल्कुल आपको पिक्टोरियल के वे में ही समझा रहा हूं। ये डाई ए ले लिया और ये डाई बी ले लिया। क्लियर है इतना बात? तो देखो यहां ए इवेंट किसकी है? सम ऑफ 2 रोल्स, राइट, इक्वल्स टू 6, राइट। तो कंडीशन क्या दी गई है? क्योंकि देखो जो डाउन में लिखा हुआ है, देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी गई है, यहां समझो, प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर वाली जो बेटा प्रोबेबिलिटी है, उसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या गिवन कंडीशन पे दी गई है, राइट। तो डिनोमिनेटर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको देख लेते हैं, वो बी है। तो बी इवेंट क्या हुई हमारे लिए? बी इवेंट इज सम ऑफ 2 रोल्स इक्वल्स 6। सम ऑफ 2 रोल्स इक्वल्स 6, राइट। नहीं सॉरी, ए दी गई है सम ऑफ 2 रोल्स इक्वल्स 6। बी क्या दी गई है? बी द इवेंट सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस। सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस। पूछा क्या है? पी ए अपॉन बी। क्या पूछा है? पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी। और इसका हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन देखना है जब तक कि मैं आपको बेस थ्योरम नहीं पढ़ा देता हूं, राइट। क्लियर है इतना बात? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है? ए बाई बी। तो हमारे पास अननोन इक्वेशन में ये हमें निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नोन होगा, ये क्वेश्चन से ही निकलेगा, और ये भी क्वेश्चन से निकलेगा। तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन से निकल सकता है उसको हम क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करेंगे। तो डाई ए और डाई बी हो गया, राइट। तो अब देखो यहां पे
डाई ए के पास क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। डाई 2 के पास क्या क्या है वो भी देखते हैं यहां। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। राइट, यही दिया गया है। चलिए, तो क्या क्या बनेगा पहले ये देख लेते हैं, टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। तो टोटल आउटकम हमें पता है कितने बनने वाले हैं, 36 बनने वाले हैं। और ये डायग्राम मैं बना चुका हूं आपके लिए, तो बार बार मैं बना रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। यही आया। राइट, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। यहां क्या मिला? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। यहां क्या मिला? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6। इतना मेहनत की जा रही है तो मतलब फिर समझना भी है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रही है बस देख रही हैं, बस समझना भी है, दिमाग भी खुला रखना है। और यही मोटिवेशन है आपके लिए, बस दिमाग खुला रखिए और अननेसेसरी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिए, अब डाई ए और डाई बी हो गए दोनों। चलो, अब क्या पूछ रहा है वो? ए जो है वो क्या है? सम ऑफ रोल्स इक्वल्स टू 6, वो बाद में देखेंगे। बी क्या है? सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस। वो चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसके यहां है? सेम नंबर आने की। सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस। राइट, तो देखो भाई सेम नंबर कहां कहां आ रहे हैं, नोट करके देखो भाई। सेम नंबर जहां जहां मिल जाए वहां इसको पकड़ लेना है और बस पता कर लेना है। तो देखो सेम नंबर कहां कहां है। देखो हमारे पास एक तो हमारे पास ये आ रहा है, मैं इस तरह से कर रहा हूं। राइट, एक ये नंबर मिल रहा है, एक सेम नंबर ये आ रहा है, एक सेम नंबर ये आ रहा है। डाइस पे क्या है? अगर हमारे पास 2 डाइस हैं, ऐसे समझ लो, कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान तो बिल्कुल ही नहीं करना है दिमाग को। यहां देखो, एक डाइस ये है, दूसरा डाइस ये है। राइट, ये डाई ए है और ये डाई बी है। वो ये कह रहा है कि जो डाई ए पे नंबर आए वही डाई बी पे नंबर आए। इसका मतलब अगर यहां 3 आया तो यहां भी क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। यहां 4 आया तो यहां 4 आना चाहिए। तो वही हम नंबर ले रहे हैं बस। देखो यहां पे तो ये 4 भी आ रहा है। राइट, ये हो गया एक, यही नंबर आ रहे हैं टोटल। तो कितने नंबर आ रहे हैं टोटल? 6 नंबर। तो यहां देखो कैसे, अब समझ लो भाई, हो गया समझने का जितना बनना था आपके लिए। देखो तो सेम नंबर आ रहा है डाई पे भाई, तो सेम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी सेम नंबर, सेम नंबर का क्या होना चाहिए? देखो टोटल आउटकम्स यहां कितने बन रहे हैं? टोटल आउटकम्स इज 36। राइट, तो यहां क्या होगा? प्रोबेबिलिटी सेम नंबर, सेम नंबर कितने हैं? देखो यहां पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अपॉन टोटल 36 कितना आ गया? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सेम नंबर की? 1/6 आ गई। क्लियर है इतना बात? ये हमारे पास आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है। ए जो है, ये तो गिवन कंडीशन हो गई। ए जो है वो क्या है? सम ऑफ 2 रोल्स इक्वल्स 6। सम ऑफ 2 रोल्स इक्वल्स 6, ये और पूछा है। तो सम ऑफ 2 रोल्स, राइट, सम ऑफ 2 रोल्स हमको ये और पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। सम ऑफ 2 रोल्स इक्वल 6।
सम ऑफ टू रोल ही पूछा है, या सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6। तो यहां देखो सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने क्या किया, यहां पे कितने आउटकम्स आ रहे थे हमारे पास, यहां से समझते हैं, ये आ गया सेम, ये आ गया, इतने सेम नंबर बन रहे हैं, राइट। एक सेकंड रुकना, इसको हटाओ अभी, क्लियर है। यहां देखो सम ऑफ 6 कितने नंबर आ रहे हैं हमारे पास बी में, यहां लिख लो, सेम नंबर कितने हैं टोटल 6, राइट। क्लियर है इतना बात। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिख दिया मैंने, कितना आ रहा था सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6, राइट। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब पूछा है उसने कि भाई ए पे जो रोल्स आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो इक्वल्स टू 6 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है इतना बात। तो सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6, ठीक है। देखते हैं अब यहां पे क्या किया हमने, फिर से डाई बनाया, राइट। देखो एक डाई ये आ गया और दूसरा डाई ये आ गया, राइट। ये हमने क्या ले लिया, दिस इज डाई ए एंड दिस इज डाई बी, यही आया हमारे पास। क्लियर है इतना बात। अब इसका मतलब क्या हुआ यहां देखते हैं, इसका मतलब यह है कि सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6, तो सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6 कहां मिल रहा है, देखो वो बस यही एलिमेंट है एक 3,3, क्यों डाइस पे इस पे भी 3 आ गया और इस पे भी 3 आ गया, तो सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6 यही है हमारे पास। क्लियर है इतना बात, यही मिल रहा है हमारे पास, तो एक ही आउटकम मिल रहा है। तो हमारे पास देखिए, यहां देखो ये था हमारे पास पूरा V, और इसको सिंपल ढंग से समझ लेते हैं, ये हमारे पास पूरा B है, राइट। ये फुल B है। क्लियर है। इसको अभी चाहो तो हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्लियर है इतना बात। तो हमारे पास क्या है, ये टोटल है B हमारे पास, राइट। ये वाला हमारे पास टोटल है। अब इसमें से ये देखो कि हमारा फेवरेबल क्या है, फेवरेबल P A इंटरसेक्शन B, ये इवेंट पूरी क्या है हमारे पास, B की इवेंट है, राइट। और ये इवेंट क्या है हमारी, ये उसने कहा है कि उसमें क्या आना चाहिए, सम ऑफ इक्वल 6, तो यहां पे तो एक ही आउटकम मिल रहा है ना, ओनली सिंगल आउटकम 1, मतलब P A इंटरसेक्शन B बराबर 1। कैसे, यहां पे मतलब ये है कि यहां पे सम ऑफ रोल्स रोल 6 भी है एंड सेम नंबर भी है, तो इसका तो 1 ही आ रहा है हमारे पास। क्लियर है इतना बात। इसका हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बस अब प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, क्या निकल के आया, देखो प्रोबेबिलिटी A/B बराबर क्या मिला, इसका आउटकम 1 है और टोटल P B में कितने आ रही है, B में 6 मार्क्स है, यहां आ गया 6, तो कितनी आ गई P B बाई A, 6 के बराबर आ गया। तो ध्यान रखना है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह के क्वेश्चन में हमें इंटरेस्टेड होना है। कर डाई पे सेम नंबर पूछा है, सेम नंबर तो मतलब 6 आउटकम है, और इसमें क्या पूछा है कि 6 आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6 वाला जो आइटम है, ये वाला आइटम, ये हमने क्या ले लिया है, ये कॉमन आ रहा है कि हमारी सेम नंबर की भी बात हो गई पूरी और इक्वल 6 की भी बात हो गई, क्योंकि और किसी भी आउटकम्स में 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है। तो इसका आउटकम 1 है और टोटल के कितने हैं, 6 है, तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, 1/6 हो गई। क्लियर है इतना बात। तो ध्यान रखना है हमेशा कि जिस तरह के क्वेश्चन को एराइज करना चाहता है वो, उसी तरह के क्वेश्चंस को हमें कैलकुलेट करके देखना है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और हम इससे कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए